बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसमें कल हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारा मेन गोल हमने ये अचीव किया कि हमने ये समझा कि डायमंड ज्यादा इलास्टिक होता है, रबर ज्यादा इलास्टिक नहीं होती। जो मटेरियल जितना ज्यादा हार्ड होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। यानी इलास्टिसिटी इज नॉट द मेजर ऑफ सॉफ्टनेस, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। अब जितने भी दुनिया में मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स की स्ट्रेंथ का टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ मशीनें बनी हुई, जिसमें एक मशीन को हम अगर यूज करते हैं टेंसाइल टेस्ट के लिए। टेंसाइल टेस्ट का मतलब होता है लंबाई के रुख चीज को खींच के देखना कि वो कितनी ताकत कितनी कुव्वत रखती है। उसका तरीकेकार ये होता है, एक मशीन, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके दो जॉज के दरमियान, दो जबड़ों के दरमियान आप कह लें, हम एक उस मटेरियल की वायर को ट्रैप कर देते हैं, जो है ना पिन पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद ये मशीन इस वायर को बहुत स्लो पेस पे खींचना शुरू कर देती है, डाउनवर्ड अपवर्ड, यानी दोनों तरफ से टेंसाइल इनलॉन्गेशन या स्ट्रेन पैदा करना शुरू कर देती है। अब इसका इस वायर पे फोर्स अप्लाई करना पर यूनिट एरिया, वो कहलाता है स्ट्रेस, और इसमें जो तब्दीली आ रही है वो कहलाएगी स्ट्रेन। ये डिवाइस इलेक्ट्रिकली तमाम पॉइंट्स को नोट करती चली जाएगी कि कितना स्ट्रेस लग रहा है और वायर में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। वो पॉइंट्स अगर हम ग्राफ पे स्ट्रेस की जगह और स्ट्रेन की जगह प्लॉट कर दें तो हमारे सामने एक इस तरह का ग्राफ बनता है जो बुक पे भी मेंशन है, लेकिन इस ग्राफ में कई वेरिएशंस भी हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 6 का 1 कप फ्री मिलेगा। ग्राफ का पहला हिस्सा जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ये वो हिस्सा है जहां आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। प्रोपोर्शनल ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन। यानी जितना आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन। जहां तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाए उस लिमिट को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। सिग्मा क्या है, एप्सिलॉन क्या है। तो जो स्ट्रेस का सिंबॉलिक नेम सिग्मा है, स्ट्रेन को सिंबॉलिकली एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेस का वो पॉइंट जहां तक आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले, जहां तक हुक्स लॉ ओबे हो, जहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, स्ट्रेन हो, इस स्ट्रेट लाइन जहां पे खत्म होगी वहां पे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। वेरी सिंपली, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। व्हाट हैपेंस आफ्टर द प्रोपोर्शनल लिमिट, कहते हैं इस लिमिट के बाद अगर आप मजीद स्ट्रेस बढ़ाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, मटेरियल इज स्टिल इलास्टिक। मटेरियल अभी भी इलास्टिक है लेकिन स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाती है। मटेरियल अभी भी इलास्टिक रहता है। इलास्टिक रहने से क्या मुराद है, इस पॉइंट पर आप फोर्स को रिमूव कर दें, मशीन का स्विच ऑफ कर दें, तार निकाल लें, तार दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चली जाएगी। ये है मतलब इस बात का कि मटेरियल स्टिल रिमेन्स इलास्टिक बट इट डज नॉट ओबे द स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी एनी मोर। तो ये लिमिट जहां तक मटेरियल इलास्टिक रहता है मगर प्रोपोर्शनल नहीं रहता, इस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, टॉपिक के नाम पे ध्यान दें, कौन से लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब आगे यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब कितनी मैक्सिमम वो ताकत जो है बर्दाश्त कर सकता है टूटने से पहले। इलास्टिक लिमिट के बारे में एक बात बताई जाती है कि जब कोई मटेरियल अपनी 0.2% इनलॉन्गेशन, यानी आप उसको उसकी एक्चुअल लंबाई से तकरीबन 0.2% खींच के बड़ा कर दें, वहां तक मटेरियल्स नॉर्मली हमें दिखाते हैं कौन से लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ये बात बुक में लिखी हो तो वेल एंड गुड, ना लिखी हो तो जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि जिस भी मटेरियल को खींचा जाए वो अपनी 0.2% इनलॉन्गेशन तक मेजरली हमें कौन से लिमिट तक पहुंचा देता है, इलास्टिक लिमिट तक। इसके बाद क्या ट्विस्ट आता है कहानी। एक स्प्रिंग की मिसाल लो, आप अपनी बॉल पॉइंट से स्प्रिंग निकालो, उसको खेलने लग जाओ, बस थोड़ा थोड़ा खींच के छोड़ दो, वापस चला जाएगा। आप उसे खेल खेल में अचानक थोड़ा ज्यादा खींच देते हो, क्या तवक्को है उससे, अब वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जाएगा, वो इलास्टिक बिहेवियर से प्लास्टिक बिहेवियर में चला गया। दोबारा बोल रहा हूँ जुमला, इलास्टिक बिहेवियर से प्लास्टिक। इलास्टिसिटी क्या थी, एबिलिटी टू रिटर्न बैक, और प्लास्टिसिटी क्या है, एबिलिटी नॉट टू रिटर्न बैक। तो इलास्टिक लिमिट के बाद भी अगर हम मशीन बंद ना करें, मशीन चलाए रखें, स्ट्रेस अप्लाई करते रहें, तो मटेरियल इस पॉइंट से पहले पहले इलास्टिक बिहेवियर रखता है,
लेकिन इस पॉइंट के बाद मटेरियल का बिहेवियर प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है। ये बिहेवियर है, मटेरियल प्लास्टिक नहीं है, मतलब बिहेवियर प्लास्टिसिटी या बिहेवियर इलास्टिसिटी। तो ये जो इलास्टिक लिमिट है, यहां तक हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो मटेरियल की डिफॉर्मेशन है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। और इससे आगे अब जहां तक भी जाना है वो कौन सी डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा जी, मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, अब मटेरियल खिंचता चला जा रहा है और मुसलसल डी शेप डी फॉर्म होता चला जा रहा है। अब वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो मटेरियल टूटने से पहले पहले बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसको कहते हैं UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। बुक पे UTS का वर्ड जरा तलाश करें, उसको अंडरलाइन करें। UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। टूटने से पहले मटेरियल जो मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है उस पॉइंट को UTS, और उस स्ट्रेस को सिग्मा M यानी मैक्सिमम स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। इस पॉइंट के बाद मटेरियल में एक पॉइंट शुरू होता है जिसको बोलते हैं नेकिंग। नेकिंग क्या होता है, कभी कोई तार आप लोगों ने खींच के तोड़ने की कोशिश की हो तो वो तार खिंचती खिंचती अचानक छोटे से बारीकी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जैसे बबल गम, चिंगम है, आप उसे खींचते हैं ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जाएगी और दरम्यान में जब उसका एक आखिरी डॉट बन जाएगा ना, ये नेकिंग कहलाता है। तो अब नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, नेकिंग स्टार्ट होने पे मटेरियल मजीद नरम पड़ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता कम स्ट्रेस लगेगा उसको तोड़ने पे। तो जिस पॉइंट पर आकर मटेरियल अल्टीमेटली टूट जाए, ब्रेक कर जाए, उसको फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम देते हैं। कौन सी स्ट्रेस का नाम, फ्रैक्चर स्ट्रेस। इस फ्रैक्चर स्ट्रेस का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये जो फ्रैक्चर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वायर होती है। अगर ये प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो ये R स्क्वायर की भी प्रोपोर्शनल है और डायमीटर के भी। और आसान जबान में बताता हूं, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पर। तार जितनी मोटी होगी उसका फ्रैक्चर स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। बारीक तार को तोड़ना आसान है, मोटी तार को तोड़ना मुश्किल है। तो ये फ्रैक्चर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर या डायमीटर का स्क्वायर। ये R स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर कहां से है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो ये वहां से R स्क्वायर और डायमीटर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये रीजन किस डिफॉर्मेशन का है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये रीजन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन बहुत से मटेरियल ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में ये वाली रौनकें हैं ही नहीं, वो यहां तक पहुंचते हैं उसके बाद टूट जाते हैं। शीशा एक बहुत बेहतरीन मिसाल है, ग्लास या शीशा, इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद उसको स्ट्रेस अप्लाई किया जाए सारे का सारा टूट जाता है। शीशे का टूटना मेरे ख्याल में सबने जिंदगी में देखा हुआ। लोहे पे थोड़ा मारना और शीशे पे थोड़ा मारना, कितना जमीन आसमान का फर्क है। लोहा फैलने लगता है, शीशा टूट जाता है। जो फैल रहा है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहा है, जो टूट गया है वो सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन के रीजन तक है। तो यहां से हम मटेरियल्स की एक नई कैटेगरी करते हैं, वो मटेरियल जो इलास्टिक रीजन तक डिफॉर्म होते हैं, यानी इसके फौरन बाद उन्होंने टूट जाना है, उन मटेरियल्स को बोलते हैं ब्रिटल, ब्रिटल सब्सटेंसेस। इनमें सबसे बड़ी एग्जांपल ग्लास है, कुछ और भी मिसालें हैं, हाई कार्बन स्टील और कई लिखी होंगी, ठीक है। लेकिन कौन सी लिखी हुई है, बिस्मथ, बिस्मथ। तो ये एग्जांपल्स आपने याद रख ली हैं। फेमस एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं कि ये एग्जांपल जो है आपको भूलेगी नहीं। ब्रिटल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में कौन सा आ जाता है, ग्लास। क्वेश्चन आता है पेपर में, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बना हुआ है, सिर्फ यहां तक बना हुआ है, या इसको यूं कर लो कि इस पॉइंट तक बना हुआ है। आपसे पूछता है ये जो ग्राफ है ये किस सब्सटेंस का है, जवाब है ब्रिटल। तो ये ऐसा ग्राफ जो इलास्टिक लिमिट तक शो किया होगा, ये कौन से सब्सटेंस का ग्राफ होगा, ब्रिटल। अब वो सब्सटेंस जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी करते हैं उनको बोला जाता है डक्टाइल। उन्हें क्या बोला जाता है, डक्टाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इलास्टिक लिमिट क्रॉस भी करते हैं, परमानेंटली डिफॉर्म भी होते हैं, और डिफॉर्म होते होते मैक्सिमम स्ट्रेस भी बर्दाश्त करते हैं, और उनका एक ब्रेकिंग पॉइंट भी होता है। अगर आपको ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन का ऐसे मजीद एंड तक जाता दिखाई दे तो फिर ये ग्राफ स्पेसिफिकली ब्रिटल के साथ साथ कौन से सब्सटेंस का होगा, डक्टाइल सब्सटेंस। इसमें नॉर्मली जो मशहूर धातें हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सारे की सारी जो धातें हैं ये कौन से मटेरियल्स में आ जाते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स में। इससे भी आगे एक प्रॉपर्टी होती है, बुक पे नहीं लिखी, उसे कहते हैं मेलिएबिलिटी। सोने का वर्क, चांदी का वर्क, भाई धात है, धात,
लेकिन आपने उसको इतना बारीक कर लिया कि वो वर्कनुमा भी हो गई और हाथ से फट भी रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की कि उसको इतना नरम, इतना मुलायम और इतना पतला कर लिया जाए, इसको क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। ये एक तीसरा ग्राफ, इसका कॉन्टेक्स्ट एफएससी में कम ही मिलता है, ज्यादा ये ओ लेवल्स, ए लेवल्स में मिलता है, लेकिन मेडिकल के यूएचएस के पेपर में ये सवाल आया, मैंने इसलिए यहां पर आपको बताना मुनासिब समझा। ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, तीसरा ये भी ग्राफ बना हुआ। इसका तो एफएससी के स्टूडेंट को पता होता है ये ब्रिटल है, इसका भी पता होता है ये डक्टाइल है, टॉपिक का हिस्सा है। इसका कोई खैर खबर नहीं होती कि ये क्या चीज है। ये ग्राफ है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का, पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड्स जब डीफॉर्म होता है तो उसके स्ट्रेस स्ट्रेन के पॉइंट्स और होते हैं, जब वो अपने आप को रीफॉर्म करता है तो उन पॉइंट से वापस नहीं आता, डिफरेंटली स्ट्रेस और स्ट्रेन के पॉइंट्स को फॉलो करता हुआ वापस अपने ओरिजिन तक आता है। तो ऐसी शेप का ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन के दरमियान बना हो तो याद रखना है ये किस सॉलिड का ग्राफ है? पॉलीमेरिक। तो जो ग्राफ इलास्टिक लिमिट तक गया ब्रिटल, उससे आगे भी गया डक्टाइल, वापस डिफरेंट रास्ते से आया तो पॉलीमेरिक सॉलिड। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक बात समझने के बाद ग्राफ की असल हैयत पे वापस आ जाओ। ग्राफ किसके दरमियान है? स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब मैं ग्राफ का सिर्फ यहां तक का पोर्शन उठा रहा हूं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये एक ग्राफ है ओ ए, ये एक ग्राफ है ओ बी, दोनों सीधी लाइन में है तो मतलब ये प्रोपोर्शनल लिमिट्स वाले ग्राफ। लेकिन बच्चों सवाल मेरा आपसे क्या है, ओ ए मटीरियल 1 है, ओ बी मटीरियल 2 है। ये ओ ए का ग्राफ है जिसका एंगल यहां पर सपोज कर लेते हैं θ1, और ये ओ बी का ग्राफ है जिसका एंगल सपोज कर लेते हैं θ2। सबसे पहले हम आते हैं यंग मॉडुलस के फॉर्मूला पे। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यही होता है ना, ये रहा स्ट्रेस, ये रहा स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस जो कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है वो बुनियादी तौर पे इस ग्राफ की क्या है? स्लोप है। इस ग्राफ की क्या है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना, आपसे पूछा जाए इस ग्राफ की स्लोप क्या है, जवाब है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोबारा, इस ग्राफ की स्लोप क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस ग्राफ की स्लोप क्या है? नोट करें जरा शाबाश, इस ग्राफ की स्लोप क्या है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये है यंग मॉडुलस। बाज दफा सवाल आता है इस ग्राफ का एरिया क्या है? इस ग्राफ का एरिया होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। लिख लें, काम आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कभी ना कभी ये पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो इस ग्राफ का यहां तक की बात कर रहा हूं, स्लोप यंग मॉडुलस, और अगर इसका एरिया निकाला जाए तो ट्राइंगल बनेगा ना। ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई, 1/2 लंबाई स्ट्रेस है, चौड़ाई स्ट्रेन है, इसे एनर्जी डेंसिटी पढ़ा जाता है। मैं पहले फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करूंगा, फिजिक्स की दुनिया मेरी है। नहीं, सब्सक्राइब अब मेरी बारी है। फ्रेंड्स फिजिक्स मेरे साथ है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस ग्राफ में मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ए और बी में से कौन सा मटेरियल ज्यादा सख्त है? ए और बी मटेरियल में से ज्यादा कौन सा सख्त मटेरियल है? ए ज्यादा सख्त मटेरियल है या बी ज्यादा सख्त मटेरियल है? जवाब लॉजिकली परखते हैं। सख्ती का पता इलास्टिसिटी से चलता है, पूरा मुझे फोकस करके जवाब देना है। हार्डनेस का पता किससे चलता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ही है, यानी जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, वही ज्यादा हार्ड होगा। तो यंग मॉडुलस है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी यंग मॉडुलस है स्लोप। अब आपको जवाब की समझ आएगी। स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होती है, एंगल जितना ज्यादा होगा स्लोप उतनी ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताओ कि ए और बी में से एंगल किसका ज्यादा है? बी का एंगल ज्यादा है तो बी की स्लोप, बी का यंग मॉडुलस भी, तो बी की हार्डनेस भी ए से ज्यादा होगा। इस ग्राफ में जिस लाइन का एंगल ज्यादा होगा उसी का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, वही वायर ज्यादा हार्ड वायर होगी। ऑल क्लियर? नंबर 2, ये दो डिफरेंट मटेरियल हैं, ये एक सेम मटेरियल नहीं है। मटेरियल 1, मटेरियल 2। हाँ, ये एक ही मटेरियल का ग्राफ भी हो सकता है अगर आप इसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे परखें। कल हमने क्या पढ़ा था? इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे, और टेम्परेचर बढ़ने से इलास्टिसिटी कम हो जाती है।
तो हो सकता है ये ज्यादा टेम्परेचर का ग्राफ हो और ये कम टेम्परेचर का ग्राफ हो। बहरहाल यहां तक का कॉन्सेप्ट हमें सिखा रहा है कि ग्राफ में एंगल देख के पता चल जाता है कौन सा मटेरियल ज्यादा हार्ड है। जिसका एंगल ज्यादा उसकी हार्डनेस ज्यादा, जिसका एंगल कम उसकी हार्डनेस कम। रटा लग गया? अगले पॉइंट पे आ जाओ। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा है F/A डेल्टा L ओवर L। सीधा कर लिया थोड़ा सा, FL/A डेल्टा L। इसमें ये जो डेल्टा L है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इसको अलग करके मैं इधर ले जाता हूँ, इधर ले गया तो y दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। इस डेल्टा L को बच्चों बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, यानी खिंचाव कितना पड़ रहा है। अब ये एक्सटेंशन फोर्स के डायरेक्टली, लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली और यंग मॉडुलस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम एरिया के जरिए इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं, बाकी मिसालें एक लंबी डिटेल है। भाई एक पतली तार है, एक मोटी तार है, दोनों पे सेम फोर्स लगा दो, दोनों की लंबाई सेम है, दोनों पे सेम फोर्स लगा दो, दोनों का मटेरियल सेम है, लेकिन एक तार पतली और एक मोटी है। ज्यादा एक्सटेंशन किस में पैदा होनी है? जिसका एरिया कम होना है उसकी एक्सटेंशन, आसान लफ्जों में, जो तार पतली होगी वो ज्यादा खिंचाव में चली जाएगी, जो तार मोटी होगी वो कम खिंचाव में। बाकी के साथ भी आप इसी तरह रिलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, टॉपिक है आपकी बुक में स्ट्रेन एनर्जी। पिछली किताब में अच्छा खासा लेंथी था, अब बहुत आसान कर दिया आपके लिए। हमने एक स्प्रिंग के जरिए समझना है स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्प्रिंग जिसे खींचने पे जो फोर्स लगती है, आपको पता होगा कि फॉर्मूला F=kx होता है। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, F/x इसका फॉर्मूला है, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है। एक स्प्रिंग अपनी नॉर्मल हालत में खींच के उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी, कितनी? x। किसी चीज पे फोर्स लगाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हो तो वर्क हो जाता है। जब वर्क हो जाए तो एनर्जी भी पता चल जाती है। ध्यान इधर रखना है, जागते रहना जरा। वर्क एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो x है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जिसके साथ एवरेज लिखा है वहां पे ध्यान रखना। एवरेज का मतलब होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, और ये रही डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, लेकिन एवरेज का मतलब है पहले कितनी थी, एक्सटेंशन बढ़ने के साथ साथ कैसे बढ़ी है। ये 0 थी, मैक्सिमम कहां गई, kx तक, 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड। ये है एवरेज, x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे मल्टीप्लीकेशन क्या हो रही है, 1/2 kx मल्टीप्लाई बाय x, द आंसर इज 1/2 kx स्क्वायर। So that is the energy stored in a spring when it is pulled up to some extension x। बुक पे पहले वेरीफाई करें, मुझे बताएं फॉर्मूला नजर आ रहा है, डेरिवेशन क्लियर है। 1/2 kx स्क्वायर। आपका दूसरा न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला से सॉल्व होना है, 1/2 kx स्क्वायर। ऑल क्लियर? इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, और दूसरा स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। वैसे टॉपिक है लेकिन आपने सिर्फ किस में पढ़ना है इसको, स्प्रिंग।